guys, this is Mradula and I hope you all are doing good and I hope you all are safe. So, it's been a great journey, okay? It's been a good journey of 4 odd days जहाँ पे हमने चारों दिन आपको अलग-अलग 4 चैप्टर्स के मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज जो कि आपको एग्जाम में आ सकते थे वो हमने सॉल्व करके दिखाए, right? So, and I hope you might have got at least some insight from those 4 days. So, as promised, we are back again today with a whole new chapter of psychology, that is the chapter 5 of psychology, okay, NCRT psychology. और chapter 5 जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं is known as therapeutic approaches. ठीक है, तो जब हम therapeutic approaches की बात करते हैं तो this whole chapter is based on all sorts of therapies. अभी एक और चीज ध्यान में रखिए कि इस चैप्टर में आपकी बहुत सी थेरेपीज हैं जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस की वजह से डिलीट हो चुकी हैं, ओके, बट इन सीयूईटी यू आर गोइंग टू गेट द एंटायर पोर्शन बाय एनसीईआरटी, ओके, नो रिड्यूस सिलेबस में से जो डिलीट हो गया है वो भी आएगा, ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर अप एवरीथिंग. नाउ the question 1 says that dash is the case in which the client idolizes, falls in love with the therapist and seeks the therapist approval. ठीक है, तो इससे पहले कि इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं बोलूंगी. हर वीडियो में ऑलमोस्ट फर्स्ट से लेके फोर्थ वीडियो तक और ये फिफ्थ वीडियो है, आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस दैट यू नीड to mark the keywords. The moment you mark the keywords, it would be a cakewalk for you. आपके लिए बहुत 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 ज्यादा easy हो जाएगी चीजें, right? So here, idolizes, falls in love with the therapist and seeks the therapist's approval. ठीक है, तो दो चीजें होती हैं क्लाइंट काउंसलर रिलेशनशिप में या क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप में. या तो क्लाइंट ना बहुत ज्यादा अवर्सिव हो जाता है, एज एन हेट करने लग जाता है थेरेपिस्ट को कि यार ये क्या करा रहा है मेरे को, ओके, या तो दूसरी चीज हो जाती है एज एन ही एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग और उसके बाद वो हर चीज में अप्रूवल लेने लगता है, ओके. तो जो द लैटर थिंग दैट आई टोल्ड यू वॉज जहां पे वो हेट करने लग जाता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफरेंस, ओके. दिस सिचुएशन over here in this particular question is known as the positive transference, okay. न्यूरोसिस तो पॉसिबल ही नहीं है, ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस यहाँ पे नहीं होगा. सो द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज द पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, ओके. नाउ next question. The central thesis of the therapy is that irrational beliefs mediate between the antecedent events and their consequences. हमेशा एक चीज याद रखिएगा इस चैप्टर में जहां पे भी वर्ड irrational आ रहा है, ठीक है, it is related something to rational emotive therapy. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इज RET, ओके. मगर इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे लिखा इरेशनल बिलीव्स, ठीक है. अगर इरेशनल बिहेवियर हो जाता, ठीक है, अगर इरेशनल बिहेवियर हो जाता तो ये RET की जगह हो जाता रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, दैट इज REBT, ओके. नाउ moving on, the goal of DASH is to increase an individual's self-awareness and self-acceptance. ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पे अगर हम आए तो क्लाइंट सेंटर्ड तो इट्स डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट. क्लाइंट सेंटर्ड एक एक्चुअलाइजेशन वाली चीज हो जाती है, ठीक है. लोगोथेरेपी विक्टर फ्रैंकल ने दिया था, कंप्लीटली डिफरेंट. द बेस्ट आंसर इज जेस्टाल्ट थेरेपी, जहां पे बोला जाता है कि फोकस ऑन योर प्रेजेंट, ओके, रादर देन एनीथिंग एल्स. तो जेस्टाल्ट को हम वैसे भी बोले जाते हैं, जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है ना, या जेस्टाल्ट का मीनिंग अगर आप बोले तो होल होता है, ठीक है, पूरा. जैसे कि एक सर्कल होता है, जेस्टाल्ट का एग्जाम्पल है, ओके. नाउ सो द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज जेस्टाल्ट थेरेपी. नाउ द रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक टू इंड्यूस हाइपरवेंटिलेशन इज अ पार्ट ऑफ विच योगा, ओके. यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्राणायाम दिया है, कुंडलिनी, अष्टांग, एन नंबर ऑफ थिंग्स. द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज सुदर्शन क्रिया, ओके. अभी आपको ना बहुत बार आपने ना आपके स्कूल में अगर आपके सेशंस हुए होंगे, आपने कहीं पे पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एक ना बबल ब्रीदिंग टेक्निक होती है, सुना है आपने, बबल ब्रीदिंग होता है. देन यू माइट हैव हर्ड दिस 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक. इसमें क्या होता है कि you have to take a deep breath at the count of 4, like you count 1 2
3, 4, and you take a deep breath. You hold your breath till 7, like 5, 6, 7, and on the count of 8, you release it. So that is known as Sudarshan Kriya. ठीक है, तो इसका आंसर है सुदर्शन क्रिया. Now, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वाज गिवन बाय होम. सबको पता है, ओके. फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, सेकंड चैप्टर में थोड़ा थोड़ा इसका किया है हमने, ठीक है. अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स ने क्या दिया था, ठीक है. तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है वो कार्ल रॉजर्स ने दी थी. अभी क्लाइंट सेंटर्ड में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है, ठीक है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैस्लो वाला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं बोल रही हूं मैं, बट या Abraham Maslow and Carl Rogers were the two pioneers in self-actualization. Fulfilled individual sort of thing. Okay? So Carl Rogers is the answer. Now, Dash is a gradual process wherein the unconscious memories are repeatedly integrated into the conscious awareness. ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये लोग, एक धीरे धीरे आराम से एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो अनकॉन्शियस मेमोरीज होती हैं वो वापस से आई, वापस से कहाँ गई, कॉन्शियस अवेयरनेस में गई. ठीक है, धीरे धीरे. तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं इनसाइट. रीइंफोर्समेंट नहीं, ट्रांसफरेंस तो बिल्कुल ही नहीं. ट्रांसफरेंस तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ओके. वर्किंग थ्रू नहीं. इनसाइट इसीलिए बोला जाता है इस चीज को क्योंकि यू नो इट कम्स स्लोली, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ओके. पूरी तरह से नहीं, ग्रेजुअली. दैट्स व्हाई इनसाइट. नाउ, Dash is a procedure wherein the client learns to behave in a certain way, okay? Behave in a certain way by observing the behavior of a role model or a therapist who initially acts as a role model. ठीक है? ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है. कैसे कंफ्यूजिंग हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड है ऑब्जर्विंग, ठीक है. तो आप लोगों को ये लगेगा कि यार इसका आंसर ऑब्जर्वेशन है. नॉट एट ऑल, ठीक है. इसका आंसर ऑब्जर्वेशन नहीं है. अगेन यू हैव द आंसर इन द क्वेश्चन, ओके. यहाँ पे लिखा है रोल मॉडल, ठीक है. इसका जो आंसर है दैट इज मॉडलिंग, ओके. तो जैसे यहाँ पे लिखा है द क्लाइंट लर्न्स टू बिहेव इन दैट मैनर. ऑब्जर्व, तो देखो ऑब्जर्व वो तब करता कि जब वो देख रहा है मगर वो बिहेव नहीं कर रहा उस मैनर में. उसे अगर कोई अच्छा लग गया, उसे एक थेरेपिस्ट अच्छा लग गया, उसे XYZ कोई भी अच्छा लग गया, तो वो देख रहा है उस इंसान को मगर वो बिहेव नहीं कर रहा उसके जैसे. तो वो बस यू नो ही इज जस्ट सिंपली सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग. हम भी बहुत बार ऐसे देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, दैट इज डिफरेंट, ठीक है. मगर वो बिहेव भी करने लगा अगर उसके जैसे, दैट इज मॉडलिंग, ओके. ही इज मॉडलिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन्स बिहेवियर, ओके. तो मॉडलिंग इज द करेक्ट आंसर. नाउ, when a child is given, very interesting again, when a child is given a coupon to buy something from school canteen for punctuality, it is the form of. सबसे पहली बात, मॉडलिंग और इनहिबिशन तो वैसे भी कैंसिल हो गए, ठीक है. अवर्सिव कंडीशनिंग रूल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है. अभी टोकन इकोनॉमी क्यों इसका आंसर है मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहली बात, टोकन इकोनॉमी कम्स अंडर द बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, ओके. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको इसके क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं. बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज जिसको हम बोलते हैं वो है टोकन इकोनॉमी. टोकन इकोनॉमी वर्क्स अ लॉट विद चिल्ड्रन, ओके. I'll give you an example of token economy. ठीक है, एक you know let's say there is a child who is you know an extremely naughty child. बहुत मस्ती करता है, बहुत naughty है, and you know he wants something. Maybe उसको bicycle चाहिए या उसको कुछ भी एक you know एक वीडियो गेम चाहिए, बाइसिकल चाहिए, कुछ भी चाहिए. बट नाउ यू वांट टू यू नो इम्प्रूव, यू वांट द चाइल्ड टू इम्प्रूव अपॉन हिज बिहेवियर. तो आप कैसे करेंगे? अगर आपने टोकन इकोनॉमी का हेल्प लिया तो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? आई टेल यू. यू आर गोइंग टू सिट विद द चाइल्ड फर्स्ट. आप उसको ये बताएंगे कि फॉर ईच गुड डीड, ठीक है, आपको सबसे पहले तो उसको ये बोलना होगा कि अच्छा काम क्या होता है. हाउ डू यू नो हाउ डू यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड एवरीथिंग. सो फॉर एवरी गुड बिहेवियर एंड गुड डीड आई विल गिव यू वन कूपन, ठीक है. तो अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखूं तो एक गुड बिहेवियर के लिए उसे एक कूपन मिला या एक टोकन मिला, ठीक है. टोकन या कूपन कुछ भी, ऐसे उसे 10 टाइम्स, ऐसे उसे 10 बार ऑलमोस्ट उस बिहेवियर को, उस पर्टिकुलर अच्छे बिहेवियर को कैरी करना है, ओके. सो नाउ फॉर द सेकेंड टाइम ऑफ गुड बिहेवियर ही विल गेट यू नो द सेकेंड कूपन और द सेकेंड टोकन. तो ऐसे उसके 10 बार जब हो जाएंगे ना,
तो उसके बाद 10 टाइम्स टोकन लेके जैसे ही कंप्लीट हुआ, देन यू फाइनली गिव दैट थिंग टू हिम, एज इन देन यू फाइनली गिव द बाइसिकल टू हिम। ओके, नाउ इसमें एक ट्विस्ट होता है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में ट्विस्ट क्या होता है, वो ये कहते हैं कि अगर लेट्स से उस बच्चे ने 5 टोकन्स रिसीव कर लिए एक साथ उसके अच्छे बिहेवियर के लिए, और छठवीं बार में उसने कुछ बैड बिहेवियर शो किया, या कोई टैंट्रम थ्रो किया, कुछ भी करा, तो उससे ये 5 टोकन्स भी ले लिए जाते हैं। ओके, वापस फिर उसे वापस से फर्स्ट टोकन से स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, तो रिमेंबर दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इनिशियली हो सकता है 2 ले ले, 3 टोकन ले ले, उसके बाद फिर कुछ गलत हरकत कर दे। ओके, तो आपको वो तीनों से वापस ले लेने होते हैं। तो इन दिस वे ही स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, और 10 तक आते आते ऑटोमेटिकली उसका हैबिट बन जाएगा कि उसका बिहेवियर अच्छा हो जाए। ओके, तो उसका वो हैबिट बन जाएगा, इसलिए दैट इज टोकन इकोनॉमी। इट इज द मोस्ट यूज्ड टेक्निक इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ओके, नाउ moving on further, the most popular therapy which combines the cognitive therapy with the behavioral techniques is very very easy to understand. Again, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉग्निटिव थेरेपी कंबाइंड विद बिहेवियरल टेक्निक। द बेस्ट आंसर इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हु प्रोपाउंडेड द लोगोथेरेपी। ठीक है, तो वापस से रूल आउट कर लेते हैं चीजों को। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या दिया था, आप भी इसको थोड़ा सा पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, उसके बाद आपको याद रहेंगी चीजें। ओके, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या दिया था, साइकोएनालिसिस दिया था। बीएफ स्किनर ने क्या दिया था, बीएफ स्किनर ने, इवान पावलोव ने तो बहुत सारी दूसरी चीजें दे दी थी। इन लोगों ने क्या दिया था, इन लोगों ने कंडीशनिंग दी थी। ओके, इन दोनों ने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। ओके, तो लोगोथेरेपी किसने दिया, विक्टर फ्रैंकल। तो विक्टर फ्रैंकल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डैश इज अ टेक्निक यूज्ड बाय वॉल्टे टू ट्रीट फोबियाज। ऑलवेज रिमेंबर, फोबियाज की जब भी बात होती है, सबसे पहले फोबियाज क्या होते हैं, फोबियाज जो होते हैं वो इरेशनल फियर्स होते हैं। ठीक है, फोबियाज में कुछ रैशनैलिटी नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगेन फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इफ आई एम एन एक्रोफोबिक, आई एम एन एक्रोफोबिक, ओके, टू बी प्रिसाइज। तो एक्रोफोबिया एज इन फियर ऑफ हाइट्स। ओके, अगर आपको फियर ऑफ हाइट्स है तो जनरली ऑटोमेटिकली यू गो ऑन टू अ हाइट, और आप नीचे देखोगे तो आप डर जाओगे, आपको एंग्जाइटी होने लगी, कुछ वेग सी वियर्ड सी बिजार सी फीलिंग हो जाएगी आपके अंदर। तो आपको लगेगा यार क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ यार। तो दिस इज फोबिया बेसिकली। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बचपन में किसी ने धक्का दे दिया था बहुत हाइट से। ओके, बिल्कुल नहीं होता। तो ये फियर कैसा हुआ मेरा, ये फियर इरेशनल फियर हुआ। ओके, तो फोबिया इरेशनल फियर होते हैं। ठीक है, किसी किसी को ब्लड को देख के दे ऑटोमेटिकली फेंट हो जाते हैं। ठीक है, स्पाइडर्स का फोबिया होता है, रैक्नोफोबिया होता है बहुत से लोगों को, हाइड्रोफोबिया होता है, वाटर का फोबिया होता है। ओके, तो इसे ट्रीट करने के लिए एक टेक्निक होती है विच इज नोन एज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लोगोथेरेपी और ड्रीम एनालिसिस तो आएगा ही नहीं। इवान पावलोव जी तो एक इंसान थे, वो तो खुद नहीं ट्रीट कर पाते। ओके, सो दैट्स व्हाई दे से systematic desensitization is the technique to treat phobias. Okay, now electroconvulsive therapy is a form of which type of therapy? The word electroconvulsive therapy, ठीक है, तो नेचुरलिस्टिक तो नहीं हो सकता, जेस्टाल्ट और टोकन इकोनॉमी भी नहीं है, बायोमेडिकल क्यों है? आई गिव यू एन आंसर। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव से हमें क्या समझ में आता है, सबसे पहले तो शॉक थेरेपीज या शॉक ट्रीटमेंट समझ में आते हैं, राइट? तो सिंस इट इज द शॉक थेरेपी, तो ये तो बायोमेडिकल थेरेपी में आते हैं। ओके, दिस बेसिकली शॉक थेरेपी इज व्हेन यू हैव द प्रोफाउंड और द सिवियर लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन. It happens in asylums, many clinics by under the able guidance of a clinical psychologist or a psychiatrist, right? The biomedical therapy is the answer for this. Now, repeated association of undesired response with an aversive consequence. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं. रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स, एक एक चीज है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल.
ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज बनाते हैं, अपन एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. अगर इफ देर इज एन इंडिविजुअल हु इज अ चेन स्मोकर, ओके, देर इज दिस इंडिविजुअल हु इज अ चेन स्मोकर, मिस्टर ए. ओके, नाउ इसकी जो स्मोकिंग की हैबिट है, he needs to get rid of his habit of smoking, right? So what is going to happen? He'll go to a client, okay? वो उसे बोलेगा कि यार आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय हैबिट. ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हो गई, बहुत सारी थेरेपीज हो गई, ड्रीम एनालिसिस हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, बट नहीं ठीक हो रहा. ओके, नहीं हो रहा उसका रिड, ही इज जस्ट नॉट गेटिंग रिड ऑफ इट. Now, the situation would be of aversive conditioning. इसका आंसर इज अवर्सिव कंडीशनिंग. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अवर्सिव कंडीशनिंग. तो मिस्टर ए है जिनको हु इज अ चेन स्मोकर हु हैज अ हैबिट ऑफ एक्सेसिव स्मोकिंग. ठीक है, तो व्हाट द थेरेपिस्ट इज गोइंग टू डू और अ साइकाइट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट इज गोइंग टू डू कि अगर इसका स्मोकिंग जितनी बार ये स्मोक करेगा, इन लेट्स से he has smoked, he has smoked once. Okay, so for each time of smoking, each time of completing one cigarette of smoking, he'll get an electric shock. ठीक है, नाउ ये इलेक्ट्रिक शॉक जब इसको मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो स्मोकिंग है that would reduce. ठीक है, तो this particular treatment or therapy, whatever you say, has to be done under the able guidance, under the settings basically. ऐसे हर कहीं नहीं हो जाता है. ओके, सो दैट्स व्हाई दे से अवर्सिव. ठीक है, उसने स्मोक किया, ठीक है, उसे एक अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स मिला उसका. ठीक है, अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स क्या था? शॉक ट्रीटमेंट या शॉक थेरेपी. ओके, जिसकी वजह से उसने स्मोकिंग क्विट कर दिया. ठीक है, ये रिपीट करते रहे, ये रिपीट होता रहा. ठीक है, अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स है यहाँ पे शॉक, और ये रिपीट होता रहा, ये कंप्लीटली एसोसिएट करके इन्होंने रिपीट किया. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अवर्सिव कंडीशनिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन साइकोएनालिसिस. अभी बता दो साइकोएनालिसिस किसने दिया था? आप सबको पता है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था. ठीक है, यहाँ पे साइकोएनालिसिस में क्या क्या चीजें होती है? दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, या यू कैन से दो इंपॉर्टेंट पिलर्स. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ साइकोएनालिसिस होते हैं. एक तो ड्रीम एनालिसिस होता है, और सेकंड होता है फ्री एसोसिएशन ऑफ योर थॉट्स, फीलिंग्स, एवरीथिंग. ओके, सो फ्री एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द रैशनल इमोटिव थेरेपी was propounded by और proposed by. ठीक है, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स तो सेम हो गए. ठीक है, इनने तो मतलब एक्चुअलाइजेशन का बोल लो, या तो आपका जो नीड हायरार्की हो गई उनने दे दिया. एरॉन बेक ने नहीं दिया था ये. जब भी रैशनल RET रैशनल इमोटिव थेरेपी वाज गिवन बाय एल्बर्ट एलिस. ओके, so now with this, we complete with our 5th chapter of psychology, that was therapeutic approaches. And tomorrow I will be back again with the 6th chapter of psychology. Okay, till then, take care. Bye-bye.